गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रोफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसका दूसरा नाम है एक्टोपिया वेसिका। लास्ट टाइम हमने यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी पढ़ी थी। यूरिनरी ब्लैडर के कुछ टॉपिक्स है वो बहुत छोटे हैं, बाकी एक दो बड़े टॉपिक है। तो बहुत ही लास्ट अभी 3-4 दिन पहले मैंने ब्लैडर का लेक्चर बनाया था, तो अभी मैं 3-4 दिन के बाद ही ये एक छोटा सा टॉपिक है वो अपलोड कर रहा हूँ। अगर तुमको ऐसा लगे कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो तुम बता देना। मेरा एक थॉट ऐसा था कि अभी हमारा जो लेक्चर का शेड्यूल है उसके हिसाब से अगर हम जाते तो मोस्टली बहुत सारा रह जाएगा। तो मेरा एक ओपिनियन ये है कि एक हफ्ते में 1, 2 या 3 लेक्चर अगर मैं अपलोड करूँ तो तुम लोग कंफर्टेबल हो कि नहीं वो मुझे बता देना। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, तो एक हफ्ते में तुम 2 या 3 टॉपिक आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमको जो भी तुम्हारे सजेशंस हो कि एक हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर में अपलोड करूँ, तुम लोग वो कर पाओगे या नहीं। अगर ऐसा लगे कि हफ्ते में एक ही लेक्चर करें तो वो भी बता दे, जो भी तुमको ठीक लगे वो बता देना, हम वैसे करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम एक हफ्ते में एक लेक्चर के शेड्यूल से अगर हम जाएंगे जो हमारा कॉलेज का शेड्यूल है, तो शायद बहुत सारे टॉपिक रह जाएंगे। तो तुम लोग जो भी तुमको लगे वो मुझे बता देना, ठीक है। तो टॉपिक आज का है एक्स्ट्रोफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये है क्या? इट इज़ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा अम्बिलिकल पोर्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल as well as anterior wall of the urinary bladder, and it is embryological origin. So urinary bladder का anterior wall और anterior abdominal wall जो होती है उसके लोअर एब्डोमिनल वॉल वो ठीक से बनी नहीं होती है, बराबर। तो ये जानने से पहले मैं तुमको एक नॉर्मल बता दूं कि हमारा जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो उसमें क्या क्या हमारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आगे आएगा, मान लो कि ये अम्बिलिकस है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा स्किन का लेयर, ठीक है। स्किन है, स्किन के नीचे होगी ऐसे सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आएगा ऐसे एक रेक्टस शीथ आएगा, ठीक है। ये जो रेक्टस शीथ है उसके 2 लेयर होंगे, एंटीरियर रेक्टस शीथ और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ। तो जो रेक्टस शीथ है वो अम्बिलिकस के ऊपर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में होती है, और अम्बिलिकस के नीचे ऐसे जाओगे तो ये थोड़ी थिन होती जाती है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे ऐसे रेक्टस मसल, ठीक है। ये रेक्टस मसल है, और उसके बाद आएंगी वापस पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, ठीक है। पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ के साथ ही चिपक के ऐसे रहता है पेरिटोनियम, ठीक है। तो जो हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके स्किन, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद एंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस मसल एंड पोस्टीरियर रेक्टस शीथ एंड पेरिटोनियम, इतने हमारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल जो एनाटॉमी है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की वो है। उसमें जो रेक्टस शीथ है और रेक्टस एब्डोमिनस का मसल है वो दोनों एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैंने इसलिए बताया ताकि अभी हमारा थोड़ा जो भी पैथोलॉजी बनेगी तो उसमें तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंटीरियर रेक्टस शीथ है वो जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट होता है उसका एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, तो कैसे होता है? हम लोगों को 3 जर्म सेल लेयर तो पता ही है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 3 जर्म लेयर्स जो होते हैं उसमें से जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है
उसमें से स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये दो जो चीज़ है वो बनती है एक्टोडर्म से, ठीक है। बाद में रेक्टस शीथ एंड रेक्टस मसल्स, ये दोनों बनते हैं मेसोडर्म से, ठीक है। तो और अंदर का जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो बनता है एंडोडर्म से, ठीक है। तो अभी हमारा जो एम्ब्रियो बन रहा है उसमें कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट्स आएंगी। तो ये अम्बिलिकस है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे स्किन बनी हुई है, ठीक है, एम्ब्रियो में। अब उसके नीचे ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है, बराबर। अब होता क्या है कि जो मेसोडर्म होता है वो सेंट्रल से डिस्टली माइग्रेट होता है जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तब। तो जो मेसोडर्म है वो माइग्रेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली। ये अम्बिलिकस है और यहाँ पे यूरोजेनिटल साइनस होता है जिसमें से एक्सटर्नल जेनिटलिया बनता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो यहाँ पे मेसोडर्म होता है वो माइग्रेट होता है और यहाँ पे ऐसे अच्छे से मसल बना देता है, ठीक है। लेकिन जो मेसोडर्म है वो माइग्रेट होने में कुछ दिक्कतें आती है कि मेसोडर्म माइग्रेट नहीं होता है अम्बिलिकस के नीचे। तो क्या होता है कि जो मसल है वो सिर्फ यहाँ तक बनते हैं, बराबर, उसके नीचे मसल बनता ही नहीं है, बराबर। फिर क्या होता है कि डायरेक्टली पीछे ऐसे पेरिटोनियम होगा और यहाँ पे ऐसे यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो ऐसे अगर होगा तो क्या होगा, जो मसल होता है वो ये जो स्किन बनी है और पेरिटोनियम है वो दोनों को वो सपोर्ट करता है, वो दोनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट मिलता है उसको। तो एक्टोडर्म जो एक्टोडर्म से स्किन बनी है वो, और जो यूरिनरी ब्लैडर से और जो एंडोडर्म से यूरिनरी ब्लैडर और पेरिटोनियम बना है वो दोनों को सपोर्ट नहीं मिलेगा मेसोडर्म का, मसल्स का। तो क्या होगा कि ये जो स्किन है, ये पेरिटोनियम है और ये एंटीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, ये तीनों चीज़ बहुत ही थिन होगी, ठीक है, बहुत ही थिन बनेंगे वो ठीक से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो थिन बनती है, बहुत थिन रहते हैं। बाद में ये तीन लेयर, ये जो स्किन, पेरिटोनियम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बहुत ही मतलब एकदम पतला होता है, बहुत ही थिन बनता है। तो उससे क्या होगा, जब बेबी बॉर्न होता है या फिर बिफोर द बर्थ, ये जो एकदम पतला सा जो ये लेयर है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही थिन होता है। बेबी ब्रीदिंग करता है, क्राई करता है, तो वो जो लेयर है वो रप्चर हो जाता है। और क्या होता है, ये रप्चर हो गया, ये भी रप्चर हो गया और ये भी रप्चर हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, वी कैन डायरेक्टली सी द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये है एक्स्ट्रोफी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये एम्ब्रियोलॉजिकल उसका बेसिक है कि कैसे होता है उसमें, ठीक है। अब मेसोडर्म जो है वो नीचे माइग्रेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये जो यूरोजेनिटल साइनस है उसका भी डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, ठीक है। तो उसके जो यूरोजेनिटल साइनस का क्या क्या डिफेक्ट्स आती है वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी, लेकिन मेनली एक्स्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर में ये होता है, वी कैन सी डायरेक्टली पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट विल हैव एक्सपोज्ड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर
यूरिन कम आउट डायरेक्टली ऑन द एब्डोमेन, क्योंकि पूरा का पूरा पोस्टीरियर वॉल एक्सपोज है एब्डोमेन के साथ। एंटी एब्डोमेनल वॉल की स्किन, शीथ, मसल कुछ भी नहीं है। एंटी एब्डोमेनल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा यूरिन एब्डोमेन के ऊपर आएगा। उसके साथ अदर मालफॉर्मेशंस भी रहते हैं, जैसे एपिस्पाडियासिस और स्पाइना बाइफिडा। एपिस्पाडियासिस और हाइपोस्पाडियासिस वो दोनों यूरेथ्रा के ओपनिंग होती है, उसकी कंडीशंस है, मेल में होती है। अगर जो यूरेथ्रा है उसका एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस पेनिस के डोर्सल एस्पेक्ट पे अगर खुलता है तो वो होता है एपिस्पाडियासिस। अगर वेंट्रल एस्पेक्ट पे खुलता है तो वो होता है हाइपोस्पाडियासिस, ठीक है। नॉर्मली टिप पे यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है, लेकिन वो टिप पे ना होके वेंट्रल पे या डोर्सल एस्पेक्ट पे खुलता है तो वो एक कंजेनिटल मालफॉर्मेशन बन जाता है। अगर डोर्सल एस्पेक्ट पे खुला तो एपिस्पाडियासिस, वेंट्रल एस्पेक्ट पे खुला तो हाइपोस्पाडियासिस। ये एम्ब्रियोलॉजी बिहाइंड इट, दैट इज फेलियर ऑफ मेसोडर्म टू माइग्रेट इनटू लोअर एब्डोमिनल वॉल बिटवीन अम्बिलिकस एंड जेनिटल ट्यूबरकल, ectoderm of anterior abdominal wall and endoderm of the ventral wall of urinary bladder remain unsupported and thin. Their rupture leads to expose of cavity of urinary bladder. वो एक्सपोज बहुत ही थिन होगा। बाद में जैसे भी अगर ऐसा होता है कि बिफोर द बर्थ भी वो रप्चर हो सकता है, और बर्थ के बाद अगर बेबी डिलीवर हुआ उसके बाद बेबी क्राई करेगा तो उसके एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा और वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी है। किसी भी अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी अगर तो हम देख लें थोड़ी बहुत, ये ज़्यादा एकदम सुपरफिशियली है एम्ब्रियोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल भी है, लेकिन वो जानने की ज़रूरत है नहीं हमारी, इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो ऐसे फाइनल जो होता है वो ऐसा होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर का पूरा वॉल एक्सपोज है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये जो पेनिस है वो एकदम छोटा सा बना हुआ है। जो टेस्टिस होगा ये पूरा का पूरा नॉर्मल होगा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन पेनिस का जो है वो या तो ठीक से बना होगा तो उसमें हाइपोस्पाडियासिस या एपिस्पाडियासिस होगा, या फिर वो बहुत ही रूडिमेंटरी होगा, बहुत ब्रॉड एंड बहुत ही शॉर्ट होगा। तो अब हम इसकी टाइप्स पे जाते हैं कि टाइप्स कौन से हैं। एक आएगा कंप्लीट, एक हो जाएगा इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इज़ नॉट फॉर्म, ये दूसरा माल फॉर्मेशन है इसके साथ एसोसिएटेड होता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस बना नहीं होता है। और कंप्लीट एपिस्पाडियासिस इन मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल देयर विल बी बाइफिड क्लाइटोरिस। ये कंप्लीट टाइप का एक्टोपिया वेसिका है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बना होता है, पेनिस मेल में और क्लाइटोरिस फीमेल में पूरा का पूरा नॉर्मल होता है। ओनली डिस्टर्बेंस इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो कंप्लीट होता है उसमें साथ में प्यूबिक सिम्फाइसिस बना नहीं होता है, और जो एपिस्पाडियासिस होता है वो कंप्लीट होता है, और पेनिस जो क्लाइटोरिस का बाइफिड होता है फीमेल में। तो ये कंप्लीट वाला है वो बहुत ही उसकी मोर्टेलिटी हाई होती है। इनकम्प्लीट टाइप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर उसका प्रॉब्लम है, बाकी नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसी जब कंडीशन बनती है तो पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होता है। दिस कंडीशन इज़ मोर कॉमन इन मेल, ठीक है। क्यों मेल में ज़्यादा है इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये मेल में ज़्यादा दिखता है। Posterior bladder wall is seen in lower abdomen. We can see pink red inflamed mucosa, and we can see urine efflux from the ureteric orifice. Umbilicus is absent. Okay. Widely separated pubic bones and patient will have bilateral inguinal hernia. तो ये एक फ़ोटो तुमको दिखाता हूँ मैं, इसमें ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये पेनिस है जो बहुत ही रूडिमेंट्री है, और एपिस्पाडियासिस है, ठीक है। तो अम्बिलिकस जो है वो बहुत ही फॉर्म अच्छे से हुआ ही नहीं है, ठीक है। और मैंने एक लास्ट लेक्चर में तुमको एक फ़ोटो बताई थी, ये कट सेक्शन था,
कि जिसमें हमको पूरा यूरिनरी ब्लैडर दिखता था। तो ये तो एक कट सेक्शन है बराबर, लेकिन जब एक्स्ट्रोफी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर होता है तो सेम ऐसा दिखता है हमको बराबर। ये प्रोस्टेट नहीं दिखता है ऐसे, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक का है वो पूरा ऐसे एक्सपोज होता है। तो ये यूरेटरिक ऑरिफाइस है, यूरेटर का ओपनिंग है, वो भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और वहाँ से यूरिन का इफ्लक्स, थोड़ा थोड़ा यूरिन आता रहेगा। वो यूरिन आएगा, वो एब्डोमिनल पूरा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से एंटेरो एब्डोमिनल वॉल पर ही आएगा, क्योंकि अगर कैविटी क्लोज्ड होगी तभी वो यूरिन यूरेथ्रा से बाहर आएगा। ठीक है, तो ये एक समझने के लिए है कि ऐसा ही समझ लो कि ऐसा ही हमको दिखता है एक्स्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर में। ये पूरा म्यूकोजा है वो हम इजीली देख सकते हैं। ये जो यूरेटरिक ऑरिफाइस है वो भी देख सकते हैं, और वहाँ से यूरिन बाहर आ रहा है वो भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो more common in male, posterior bladder wall is seen in lower abdomen. We can see pink red inflamed mucosa. Inflamed mucosa क्यों होगा? क्योंकि वो exposed है mucosa एटमॉस्फेयर से, तो वहाँ पे mucosa inflamed हो जाएगा। We can see urine efflux from the ureteric orifice. Umbilicus is absent and widely separated pubic bones. Pubic bones जो होते हैं वो widely separated होते हैं, pubic symphysis बना नहीं होता है। And bilateral inguinal hernia, ये एक तुमको मैं एक्सरे दिखाता हूँ। ये देखो कि ये एक न्यूबॉर्न बेबी का एक्सरे है जिसमें ये प्यूबिक बोन जो है वो वाइडली सेपरेटेड है। ठीक है, ये जो है वाइडली सेपरेटेड प्यूबिक बोन से वो नॉर्मली दोनों यहाँ पे मिड लाइन में फ्यूज़ होकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, लेकिन ये बना नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंटेशन है, दिखता है हमको ऐसे जब एक्टोपिया वेसिका होता है तब, और साथ में होगा बायलेटरल इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो ये उसका प्रेजेंटेशन है। और कभी कभी ये भी होगा कि पेशेंट का यूरिन कॉन्स्टेंटली बाहर आ रहा है, तो पेशेंट जो होगा न्यूबॉर्न बेबी ही होगा। ठीक है, ओल्ड एज में तो देखने को मिलेगा ही नहीं। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें हमको दिखेगा, तो यूरिन ऐसे बाहर स्पिल होता रहेगा और यूरिन की स्मेल हमको आएगी डायरेक्टली। ठीक है, फिर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है मेल और फीमेल में, मेल में पेनिस इज़ रूडिमेंट्री, समटाइम्स ब्रॉड एंड शॉर्ट, एंड टेस्टिस आर नॉर्मल। ठीक है, और फीमेल में पुअरली डेवलप जो पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया, लेबिया मेजोरा, माइनोरा जो भी वो पुअरली डेवलप होगा, और क्लाइटोरिस जो है वो बाइफीड होगा। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया का डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये फोटो देखो, इसमें पेनिस जो है वो पूरा कुछ पेनिस जैसा दिख ही नहीं रहा है, पूरा रूडिमेंट्री है। ठीक है, अगर होगा तो बहुत ही ब्रॉड एंड शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये इसके एक्सटर्नल जेनिटलिया का प्रेजेंटेशन है एक्टोपिया वेसिका में। अगर फीमेल होगा तो पूरी डेवलप लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस इज बाइफीड। ठीक है, तो ये एक फ़ोटो है ब्लैडर एक्स्ट्रोफी का। ठीक है, ऐसे, और ये फोटो में ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है कि तुम इसलिए समझ सको कि ऐसा ही दिखेगा डायरेक्टली। ये तो ऐसा कट सेक्शन दिखाया है, लेकिन इसमें ब्लैडर एक्स्ट्रोफी में डायरेक्टली कंपनी से ही आएगा कट सेक्शन होके, ये बराबर। तो ये यूरेटर का ऑरिफाइस हमको दिखेगा और यहाँ से यूरिन बाहर आता दिखेगा हमको। ठीक, ये एक्सरे है जिसमें हमको वी कैन सी प्यूबिक बोन्स वो वाइडली सेपरेटेड है और प्यूबिक सिम्फाइसिस बना नहीं है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम लोअर एब्डोमेन एंड वी कैन हैव स्मेल ऑफ द यूरिन। पूरा ब्लैडर एक्सपोज है तो पेशेंट को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, पेन होगा, अल्सर होगा क्योंकि म्यूकोजा एक्सपोज्ड है, इन्फ्लेमेशन होगा और अल्सर होगा। इन्फेक्शन हुआ है तो पायरोनेफ्राइटिस होगा, पेशेंट विल हैव रीनल फेलियर। जो म्यूकोजा है जो एक्सपोज्ड है उसमें मेटाप्लाजिया होगा क्योंकि वो स्किन के साथ कनेक्टेड अटैच होगा, तो उसका मेटाप्लाजिया होगा। और पेशेंट विल हैव ब्लैडर मैलिग्नेंसी इन अर्ली एज। ब्लैडर मैलिग्नेंसी जो है वो बहुत लेट एज में होती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुई तो पेशेंट को मैलिग्नेंसी होगी बहुत अर्ली एज में। और पेशेंट विल हैव डर्मेटाइटिस, दैट इज़ एमोनिकल डर्मेटाइटिस, बिकॉज यूरिन कंटेन एमोनिया, एंड एमोनिया जो है वो डायरेक्टली स्किन पे आएगा तो उसको डर्मेटाइटिस होगा, पूरा रेड स्किन बन जाएगा जो खुला है वहाँ पे। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं।
मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है वो यही है कि पेशेंट विल गो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस एंड रीनल फेलियर। 50% ऑफ द बेबी होते हैं जो ऐसे बोन होते हैं, वो 50% बेबी को डेथ की वजह रीनल फेलियर ही होती है, ठीक है। और मैलिग्नेंसी इन अर्ली एज, अगर हम उसको रिपेयर भी कर दें ब्लैडर एक्स्ट्रोपी को हम रिपेयर भी कर दें तो भी जो रीनल फेलियर है और मैलिग्नेंसी है उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अर्ली एज में उनको ब्लैडर मैलिग्नेंसी हो जाती है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों बहुत ही हाई है इस केस में। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ही सिंपल है। पूरा ओपन है तो यूरिन बाहर आता रहेगा, स्मेल आएगा, इन्फेक्शन, यूटीआई, पाइलोनेफ्राइटिस एंड डर्मेटाइटिस एंड मेटाप्लाजिया एंड मैलिग्नेंसी इन द अर्ली स्टेज। तुमको ये याद रखना है कि डर्मेटाइटिस होगा, उसका रीज़न है एमोनिया इन द यूरिन, वो उसको बोलते हैं एमोनियकल डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो ये उसकी हम जो भी ब्लैडर एक्स्ट्रोपी का एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, उसके प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लिकेशंस, बराबर, उसको डायग्नोसिस करने के लिए हमको कोई भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस, सोनोग्राफी, एक्सरे, कुछ भी एक्सरे की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी ताकि हमको देख सके कि भाई प्यूबिक सिम्फिसिस का क्या स्टेटस है। उसके लिए हम एक एक्सरे करवाएंगे जिसमें हमको वाइडली सेपरेटेड प्यूबिक बोन दिखेंगे, बराबर। तो ये अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। तो एक तो था इनकम्प्लीट टाइप और दूसरा था कंप्लीट टाइप। इनकम्प्लीट टाइप है तो उसमें सिर्फ हमारा एंटर एब्डोमिनल वॉल और यूरिनरी ब्लैडर का वॉल का दिक्कत है। प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो बन गया होता है तो उसके नीचे का कोई हमको दिक्कत नहीं है, वहाँ का रिकन्स्ट्रक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी प्यूबिक बोन के नीचे की। लेकिन जो ऊपर का प्रॉब्लम है उसमें हमको रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एज वेल एज द एंटीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, दोनों का रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो ब्लैडर नेक है उसका भी रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा और स्पिंक्टर है उसका भी रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बराबर। ये जो सर्जरीज है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके स्टेप्स जो भी होंगे वो तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम अभी इतना समझ लो कि इसका रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एज वेल एज एंटीरियर वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इट विल फॉलोड बाय रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लैडर नेक एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पिंक्टर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये स्पिंक्टर जो होते हैं उनका भी रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। अगर कंप्लीट टाइप है तो उसमें करता है टोटल सिस्टेक्टमी, पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर है वो हम निकाल देंगे, फॉलोड बाय यूरिनरी डाइवर्जन। यूरिनरी डाइवर्जन जो मतलब यूरिन का जो रास्ता है वो हम बदल देते हैं, क्योंकि ब्लैडर निकाल दिया है तो उसको हमको बॉडी के बाहर निकालने के लिए उसका हम रास्ता चेंज कर देंगे। वो क्या क्या है वो तुमको बताता हूँ इसके बाद। एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये कंप्लीट टाइप का ट्रीटमेंट है। इनकम्प्लीट में सिर्फ हमको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और यूरिनरी ब्लैडर की एंटीरियर वॉल है उसको रिपेयर करना है बस, ठीक है। बाकी कंप्लीट में हमको ब्लैडर निकाल देना है, बराबर, और यूरिनरी का डाइवर्जन करके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का रिकन्स्ट्रक्शन करना है। अब यूरिनरी डाइवर्जन्स में क्या करते हैं, टोटल सिस्टेक्टमी, पूरा का पूरा यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरेटर से कट करके और नीचे यूरेथ्रा से कट करके पूरा का पूरा प्रोस्टेट के साथ ही निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद जो यूरेटर जो है उसको इम्प्लांट करेंगे हम सिग्मॉइड में, सिग्मॉइड कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन या फिर इलियम में, ठीक है। इसमें हम उसको इम्प्लांट कर देंगे, उसके साथ जोड़ देंगे ताकि यूरिन जो बना है वो कॉलोन से होके रेक्टम से होके बाहर चला जाए। उसके 2-3 प्रोसीजर्स भी है अलग अलग। यूरेटरो सिग्मोइडोस्टोमी, यूरेटर को सिग्मोइड में डाल देंगे और सिग्मोइड में यूरिन जाके यूरिन रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। यूरेटरो इलियोस्टोमी, यूरेटर को इलियम में डाल देंगे। दूसरा आता है इलियल कंडुइट, उसमें क्या करेंगे कि इलियम जो है उसका हम इलियोस्टोमी बना देंगे और जो यूरेटर है उसको इलियम में डाल देंगे ताकि यूरिन जो है वो इलियोस्टोमी से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर्स है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है। यहाँ पे हम टोटल सिस्टेक्टमी करते हैं और यूरेटर सिग्मोइडोस्टोमी भी करते हैं, यूरेटर इलियोस्टोमी भी करते हैं, इलियल कंडुइट भी करते हैं, बराबर। लेकिन बहुत ही रेयरली ये सर्जरी
परफॉर्म होती है। तो तुमको सिर्फ यही याद रखना है सर्जरी का नाम, ठीक है। टोटल सिस्टेक्टमी फॉलोड बाय यूरेटर इम्प्लांटेशन इन सिग्मोइड कोलन और इलियम, यूरेटरोसिग्मोइडोस्टोमी, यूरेटरोइलियोस्टोमी, इलियल कंडुइट, ठीक है। ये उसके अलग अलग ऑपरेशंस हैं। तो ये यूरिनरी डाइवर्जन का टाइप है जिसमें हम यूरेटर को कहीं से भी जोड़ के यूरिन को बाहर ला देंगे, ठीक है। इसकी जो डिटेल्स है वो जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम ये सब नाम याद रख लो, इतना अगर तुमने लिख दिया तो काफ़ी है, ठीक है। तो ये यूरिनरी डाइवर्जन, टोटल सिस्टेक्टमी फॉलोड बाय यूरिनरी डाइवर्जन। अब एक कंसेप्ट ये भी है इसकी सर्जरी का कि जो इनकम्प्लीट टाइप होता है, कंप्लीट टाइप होता है, उसमें हम क्या करेंगे कि ब्लेडर को फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब स्टेज प्रोसीजर होती है, उसमें धीरे धीरे थोड़ी एज के बाद ऑस्टियोटोमी ऑफ द बोथ इलियाक बोन जस्ट लेटरल टू द सैक्रो इलियाक जॉइंट। जो सैक्रो इलियाक जॉइंट होता है उसके जस्ट लिटरली दोनों साइड इलियाक बोन को कट कर देंगे ताकि प्यूबिक बोन को हम पास ला सकें और प्यूबिक बोन को वहाँ पे स्टिच लेके प्यूबिक सिम्फेसिस बना सकें, ठीक है। लेटर ऑन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लेडर नेक एंड स्फिंक्टर्स, ब्लेडर नेक एंड स्फिंक्टर्स का भी रिकन्स्ट्रक्शन हमको करना ही पड़ेगा ताकि पेशेंट यूरिन को अच्छे से होल्ड करके अच्छे से यूरिन को पास कर सके, ठीक है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही लेस सेटिस्फैक्ट्री है एंड 50% चाइल्ड विल डेथ ड्यू टू रिनल फेलियर। तो ये उसकी ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। जो स्टेज प्रोसीजर है उसमें हम ये करते हैं कि ब्लेडर को पहले फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में क्लोज कर देंगे, कुछ 1 या 2 साल बाद उसको ऑस्टियोटोमी करेंगे अगर पेशेंट सर्वाइव होता है तो, ऑस्टियोटोमी एंड फॉलोड बाय रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लेडर नेक एंड स्फिंक्टर्स। कुछ सेंटर बड़े बड़े फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे भी हैं जहाँ पे एक ही सिटिंग में ये सारी प्रोसीजर हो जाती है, बराबर। तो 1 by 1 भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। स्ट्रिक्चर एट द एनास्टोमोसिस विद बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड इन्फेक्शन। जहाँ पे हमने एनास्टोमोसिस किया है, यूरेटर को हमने इलियम में डाला है, यूरेटर को सिग्मोइड कोलन में डाला है, यूरेटर को कोलन में डाला है, ट्रांसवर्स कोलन में या असेंडिंग कोलन में, वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन जाएगा। वहाँ पे स्ट्रिक्चर बनेगा तो बिकॉज ऑफ द बैक प्रेशर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस तुमने को पढ़ा दिया है तो तुमको पता होगा कि अगर डिस्टली कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। पेशेंट विल हैव इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस। ये एक यूरिनरी डाइवर्जन का कॉम्प्लिकेशन है कि जिसमें पेशेंट को एसिडोसिस होता है और उसमें क्लोरीन का कंटेंट जो वो बढ़ जाता है ब्लड में और पेशेंट विल हैव एसिडोसिस। इंक्रीज रिस्क ऑफ एडिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा एट द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस। जहाँ पे हमने एनास्टोमोसिस किया है यूरेटर और सिग्मोइड के बीच, यूरेटर और ट्रांसवर्स कोलन के बीच, यूरेटर और इलियम के बीच, वहाँ पे म्यूकोजा का मेटाप्लाजिया होता है, वहाँ पे एडिनोमा बनता है और एडिनोकार्सिनोमा बन जाता है। तो और जो हमने ब्लेडर को क्लोज किया है उसमें भी मेटाप्लाजिया होता है और वहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर बन सकता है इन अर्ली स्टेज, वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है। तो अगर पेशेंट सर्वाइव कर भी गया रिनल फेलियर को तो उसको थोड़े टाइम बाद मेटाप्लाजिया होकर मेलिग्नेंसी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। तो इस कंडीशन की मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टालिटी दोनों बहुत ही हाई है। वेरी रेयरली कोई पेशेंट होता है जो सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स्ट्रोपी ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तुमको याद रखनी है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी, क्या क्या लेयर्स है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी, एक्स्ट्रोपी ऑफ द ब्लेडर में क्या एम्ब्रियोलॉजी है, क्या प्रॉब्लम आता है, माइग्रेशन ऑफ द मिजोडम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और यूरिनरी ब्लेडर की एंटीरियर वॉल को सपोर्ट नहीं मिलता है, वो बहुत ही थिन रहते हैं, उसके बाद उसका रप्चर हो जाता है। बाद में उसकी प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है।
तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया कि जैसे एक वीक में 2 या 3 लेक्चर अगर तुम टॉलरेट कर पाते हो तो मुझे बता देना, तो हमारा जो भी सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो सके, ठीक है। और जो भी तुम्हारे सजेशंस है वो मुझे तुम कमेंट में भी भेज सकते हो, चाहे भी जहाँ भी आप चाहो तुम मुझे बता सकते हो। तुम लोगों को जो भी कन्वीनियंट होगा, तुमको समझ में अच्छा रहे, उसके हिसाब से ही हम कराएंगे, ठीक है। और जब भी तुमको ऐसा लगे कि मैंने बहुत फास्ट चला दिया तो बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।